ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है लॉ नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। टॉपिक नोट कर दो थोड़ी देर के लिए। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और यहाँ लिखूंगा मैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके लिए कंडीशन क्या थी? एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 2। और ये कंपाउंड्स कितने बनाएगा? कंपाउंड्स कितने बनाएगा? ग्रेटर देन 1। कितना बनाएगा? ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो होने चाहिए 3। कितने होने चाहिए? 3। इसमें एलिमेंट्स कितने थे? 2। इसमें एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 3। अब इसमें एलिमेंट्स 2 है तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बन सकता है। अब मैंने बोला 2 एलिमेंट है ना, अब मैंने बोला A और B का रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AB। कितने पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल है। सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 3 टाइप के एलिमेंट्स है, एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है, तो कंपाउंड कौन से बन सकते हैं? एक बन सकता है AB, दूसरा बन सकता है BC और तीसरा बन सकता है AC। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। तो इसमें कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स 2 होने चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है? एलिमेंट्स विल बी 3। और जब एलिमेंट्स 3 रहेंगे तो कंपाउंड्स कितने होने चाहिए? कंपाउंड्स कितने होने चाहिए? 3। कंपाउंड्स कितने होने चाहिए? 3। ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। टोटल एनसीईआरटी में जो लॉ है वो 5 है। कितने? 5। लेकिन 4-5, लेकिन हमको पढ़ने 6 है। 6 में से एक जो नहीं है वो ये वाला है। कौन सा? लॉ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। 6 में से 4 यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, बचा हुआ एक जो रहेगा वो इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, और जो लास्ट वाला 6th वाला रहेगा वो हम लोग 1-2 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो जिस चैप्टर में आए तो उस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब ये कहता क्या है? सिंपल वर्ड में बताता हूँ। हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाने हैं। मैं यहाँ यूज करता हूँ A + B, इट इज कन्वर्टेड इनटू AB। A + B कन्वर्टेड इनटू AB। यहाँ पे A का जो मास है वो x ग्राम है और B का जो मास है वो y ग्राम है। तो इनका मास का रेशियो क्या हुआ? x:y। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल मुझे बनाना है उसमें इन दोनों में से एक कोई भी कॉमन लेते हैं। मैं A लेता हूँ और इसका रिएक्शन तीसरे के साथ करता हूँ। तो A का रिएक्शन दूसरे के साथ किया, फिर A का रिएक्शन तीसरे के साथ किया। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? AC। क्या मिलेगा? AC। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, दोनों में एक कॉमन है। कौन? यहाँ पे जो कॉमन है उसका मास कांस्टेंट लेना है। यहाँ पे कॉमन का मास कितना है? तो यहाँ पे भी आपको कितना लेना है? x। तो इसका जो मास रहेगा वो कितना रहेगा? z। कितना रहेगा? z। तो 2 रिएक्शन लिखे हमने। कितने रिएक्शन लिखे? 2। इसमें A और B का रिएक्शन किया, AB मिल गया। A और C का रिएक्शन किया, AC मिला। इन दोनों में मास ऑफ वन एलिमेंट इज कांस्टेंट। तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है उनका रेशियो क्या रहेगा? y:z। क्या रहेगा? y:z। और ये जो y:z रहेगा ये सिंपल रेशियो में रहेगा। ये क्या रहेगा? सिंपल रेशियो में रहेगा। रिपीट करो फिर से। 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में से पहले 2 एलिमेंट का रिएक्शन किया, उनका मास, एक का मास x लिया, दूसरे का मास y लिया। इन दोनों में से एक कॉमन रखेंगे और उसी का रिएक्शन तीसरे के साथ करेंगे। तो A ऑन रिएक्शन विद C क्या बनेगा? AC। इन दोनों में कॉमन कौन है? तो दोनों में A जो रहेगा वो कॉमन है, तो दोनों में A का जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो बचे हुए एलिमेंट्स के मास का रेशियो क्या है? y:z। तो ये जो मास का रेशियो रहेगा वो सिंपल रेशियो में रहना चाहिए। यहाँ पे आपने कॉमन कौन सा लिया?
जरूरी नहीं कि आप हमेशा ए ही कॉमन लो, आप बी भी कॉमन ले सकते हो। सपोज हमने बी कॉमन लिया तो क्या होगा, बी प्लस ए कन्वर्टेड इनटू बी ए। बी का मास लिया मैंने x ग्राम और ए का मास लिया मैंने y ग्राम। तो दूसरे रिएक्शन में, पहले रिएक्शन में बी ने किसके साथ रिएक्शन किया, अब बी किसके साथ रिएक्शन करेगा, सी के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, BC, क्या मिलेगा, BC। यहाँ पे बी का मास कितना था, उतना ही मास यहाँ पे लेना है, उतना ही। तो दोनों रिएक्शन में जो कॉमन है उसका मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब इसका जो मास है वो कितना है, Z। तो इन दोनों का जो रेशो रहेगा y/z, ये कैसा होना चाहिए, सिंपल रेशो में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंपल रेशो में। और ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक बार देख लो मैंने क्या बोला है, लिखना नहीं है, देखने से होता है। तीन एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, फिर पहला एलिमेंट तीसरे के साथ रिएक्शन करेगा। या तो पहले आप ये डिसाइड करो किसको कॉमन लेना है। आपने ए को कॉमन लिया है तो पहले ए बी के साथ रिएक्शन करेगा, फिर ए सी के साथ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, दोनों रिएक्शन में ए का जो मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जिसको कॉमन लिया है उसका। इन केस कोई बोलता है कि सर मुझे ए कॉमन नहीं लेना है, बी कॉमन लेना है, तो बी का रिएक्शन पहले ए के साथ करेंगे, फिर बी का रिएक्शन सी के साथ करेंगे। सपोज मैंने पहले वाले रिएक्शन में बी यूज किया है 1 ग्राम, तो दूसरे वाले रिएक्शन में भी बी का मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे 1 ग्राम ने इसके साथ रिएक्शन किया, 1 ग्राम ने इसके साथ रिएक्शन किया। किसी ने बोला कि सर मुझे सी कॉमन लेना है, तो पहले सी का रिएक्शन ए के साथ करेंगे, फिर सी का रिएक्शन बी के साथ करेंगे। तो सी का रिएक्शन जब ए के साथ किया तो जितना मास हमने सी का यूज किया था उतना ही मास आपको यूज करना है किसके साथ रिएक्शन करने के लिए, बी के साथ रिएक्शन करने के लिए। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल एग्जांपल। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देखते हैं जो केमिस्ट्री के हिसाब से सही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में पहली कंडीशन क्या है, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला एलिमेंट यूज करता हूँ हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट यूज करता हूँ सल्फर और तीसरा एलिमेंट यूज करता हूँ ऑक्सीजन। इसको यूज करता हूँ ऑक्सीजन। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 3। और इसको सॉल्व करने की ट्रिक ऐसी है कि पहले ट्राइंगल बना लो। क्या बना लो, ट्राइंगल। और जितने कॉर्नर है, कॉर्नर कितने हैं, और एलिमेंट्स कितने हैं, तो हर कॉर्नर पे एक एक एलिमेंट को रखो। क्या बोला, हर कॉर्नर पे एक एक एलिमेंट को रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रखता हूँ, यहाँ पे मैंने सल्फर को रखा और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन 3 में से किसी एक को कॉमन रखते हैं। किसको रखते हैं, हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन को कॉमन रखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर के साथ करेंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा H2S। क्या मिलेगा, H2S। ठीक है, ये जो H2S है, इस H2S में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, और सल्फर कितना है, 32 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, और सल्फर कितना है, 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ किया, सल्फर के साथ। अब हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, फिलहाल उधर ध्यान नहीं देना है। तो जिसके जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, इसको बैलेंस करने जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ेगा, ये तो दूर ही रहेगा। तो जो काम का है पहले हमारा टारगेट, उसको देखते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है H2। स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है H2। ठीक है, अब H2 में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, सही है। अब पहले वाले के हिसाब से कॉमन किसको लिया था, कॉमन किसको लिया था, तो
एक और बन गया तो ये जो रहेगा ये बन जाएगा ए, तो ये बन जाएगा x ग्राम, तो ये भी बन जाएगा x ग्राम। तो x का वैल्यू कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना है 2। मैंने बोला था जो कॉमन है उसका मास सेम लेना है, नहीं है तो सेम करना है, ठीक है। अब बचे हुए का जो मास है वो क्या रहेगा 16:32। सिंपल रेशियो क्या रहेगा 1:2 है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दो, उसके सेम मास के साथ हम दूसरे को कंपेयर करेंगे तो इनके जो मास है उस मास का जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा सिंपल रेशियो करके। पहले आपने किसको कॉमन लिया था, इसको x, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको अब x को कॉमन नहीं लेना है, उसके बाद कौन आता है सल्फर, सल्फर को कॉमन लेके देखते हैं। तो ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा था वो हाइड्रोजन के हिसाब से, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो सल्फर के हिसाब से। सल्फर का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा H2S, सही है, क्लियर है। उसके बाद सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा, ठीक है। मैं अपने कन्वीनियंस, देखो यहाँ पे सल्फर राइट साइड में, यहाँ पे सल्फर, तो कंफ्यूजन बढ़ने से अच्छा मैं इसको चेंज करके इसको लिखता हूँ SH2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही है, ठीक है। अब इन फर्स्ट वन मास ऑफ सल्फर इज 32 and mass of hydrogen is 2. Here mass of sulfur is 32 and mass of oxygen is 32. इन दोनों में किसका मास सेम है, तो जिसको हमने कॉमन लिया था उसका मास कैसा है सेम। तो बच्चे हुए का रेशियो क्या रहेगा 2:32, सिंपल रेशियो क्या रहेगा 1:16, क्या रहेगा 1:16। समझ में आ गया। तो पहले आपने कॉमन किसको लिया उसके हिसाब से भी है, बाद में कॉमन किसको लिया उसमें सिंपल रेशियो में है। अब कौन बचा, तो ऑक्सीजन को भी कॉमन लेके देख सकते हो। ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा H2O, और जब ऑक्सीजन का रिएक्शन सल्फर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा SO2, ठीक है। इन दिस वन mass of hydrogen is 2 and mass of oxygen is 16. Mass of sulfur is 32 and mass of oxygen is 32. क्या दोनों में ऑक्सीजन का मास इक्वल है, तो आपको इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो या तो उसको 2 से डिवाइड करो। मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 16:16। अब दोनों में ऑक्सीजन का मास कैसा है सेम, तो बचा कौन हाइड्रोजन और सल्फर। तो हाइड्रोजन रहेगा 2 और सल्फर रहेगा 16, तो रेशियो रहेगा 1:8, कितना रहेगा 1:8, हो गया। अब मैंने यहाँ पे सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या मिलेगा हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो H2, हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर के साथ करेंगे H2S, SO2 और H2O। कितने कंपाउंड्स मिले, इसलिए यहाँ पे लिखा था 3 एलिमेंट्स रहेंगे तो कंपाउंड्स कितने मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं SO2, फिर लिखूंगा H2O और फिर लिखूंगा H2S, और क्वेश्चन ये पूछूंगा ये तीनों के तीनों, तीन है तो ट्रायल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ट्रायल, ग्रुप ऑफ 3 is called as ट्रायल। तो ये जो ट्रायल है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली बात 50% क्वेश्चन प्राइमरी लेवल का सॉल्व कैसे करते हैं वो पता करो। ये जो ट्रायड दिया है सबसे पहले ये काउंट करो उसमें टोटल कितने टाइप के एलिमेंट्स है, 3। कभी कभी ऐसा होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया जाता है और उसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स नहीं होते, किसी में 2 ही टाइप के होते हैं, इसका मतलब फॉलो नहीं करेगा क्योंकि पहली कंडीशन क्या है
कभी कभी ऐसा होता है उसमें 4 टाइप के एलिमेंट दिए जाते हैं, इसका मतलब वो भी फॉलो नहीं करेगा। तो मैंने यही बोला है कि 50% टाइप क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर सकते हो कि वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जानबूझ के इसमें एटम्स का क्वांटिटी 3 से ज्यादा देते हैं, और जब 3 से ज्यादा देंगे तो सिंपल सी बात है वो वहां पे सॉल्व नहीं होगा। मतलब सपोज यहाँ पे लिखते हुए CS ऐसा देखिए, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करते नहीं बैठना कितने इसमें कितने हैं करके। पहले ये तो देखो टोटल एटम्स कितने, एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कितने रहते हो गए। पहला कंडीशन क्या बोलता है, 3 टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। अब उसने 3 कंपाउंड दिया, आपको लगा 3 कंपाउंड है तो हो जाएगा, क्योंकि सर ने बोला था ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 1 2 3 कंपाउंड मिलने चाहिए, हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दिख रहे नहीं। पहली कंडीशन क्या है, तो एलिमेंट्स 3 होने चाहिए, कंपाउंड्स भी 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 50% आपका क्वेश्चन यही पे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। इन केस अब मैंने आपको ये कौन कौन है यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब मैंने बोला आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर है और कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और कार्बन है। इनके बने हुए 3 कंपाउंड, पहला कंपाउंड H2S, दूसरा कंपाउंड सल्फर कॉमन है ना, फिर बनेगा CS2 और फिर बनेगा CS4। 3 कंपाउंड है और ये तीनों के तीनों कंपाउंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 3 एलिमेंट है, सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन। इनको कंबाइन करके H2S, CS2 और CS4 बनाया। तो ये जो यहाँ पे ट्रायड है, ये ट्रायड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। सोचने के लिए, सॉल्व करने के लिए रफ पेज में 1 मिनट का समय आपके पास है, 1 मिनट सॉल्व करना है, बाकी का लिखते नहीं बैठना है। H2S, CS2 and CS4 क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये ढूंढना है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सिंपल करके बता दिया है। मैंने मॉलिक्यूल्स बना के दिए, मॉलिक्यूल्स बना के नहीं देता तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। डन? क्या लगता है फॉलो करेगा नहीं करेगा? पहले लेते हैं कौन कॉमन, सल्फर। तो क्या बनेगा
H2S और क्या बनेगा CH2, क्या बनेगा CH2। इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, 2 ही लिख देता हूँ, और सल्फर 32। इसमें कार्बन कितना है 12 और सल्फर 16। कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, सल्फर कॉमन है ना, अरे सल्फर यहाँ पे भी है, सल्फर यहाँ पे भी है, तो कॉमन कौन हुआ, यहाँ पे सल्फर कितना है, यहाँ कितना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बनेगा 6, तो यहाँ पे सल्फर 32 ग्राम है, यहाँ पे भी सल्फर कितना है 32, तो इन दोनों का रेशो क्या है 2:3। सिंपल रेशो क्या रहेगा 1:3। इसका मतलब ये जो रहेगा वो सिंपल रेशो में है। तो एक पेयर की तो बात हो गई है। अब हम कार्बन को या हाइड्रोजन को कॉमन लेते हैं, तो क्या बनेगा H2S और कार्बन का रिएक्शन यहाँ पे हुआ तो क्या बना H2S, कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ CH4, ठीक है। CH4 को मैं H4C लिखता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 32, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, कार्बन कितना है 12, दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, जब दोनों में हाइड्रोजन का मास सेम लिया है तो किसको चेंज करेंगे, इसको, ये बन जाएगा 2:3। जब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है सेम, तो दूसरे का रेशो क्या है 32:6, 6:32 भी लिख सकते हो। सिंपल रेशो क्या रहेगा 16:3, सही है। 99% फॉलो कर ही जाता है। काम कब नहीं करेगा बता दो, मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसमें एलिमेंट्स कितने टाइप के रहेंगे, एक दो दिन में आपको शीट मिलेगी, उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे, तो पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो समझा है वो लिख लो, स्टेटमेंट बाद में बता दो, और जो भी लिखना है 2 मिनट का समय आपके पास है। पहले कंसेप्ट को समझना है, उसमें से क्या काम का है वो ओन वर्ड्स में लिख के रखो। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और क्या करना है ये समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा।
दो एग्जांपल लिख सकते हो। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, और तीसरा हाइड्रोजन कार्बन और सल्फर। पढ़ाना दो तरीके से होता है। पहला सब कुछ वही करके दूंगा, आपको लगता है ये सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को ये लगा होगा कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको खुद करने के लिए बोला है, खुद काम करने के लिए बोला है। ठीक है, ये मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। अदरवाइज सब कुछ वही करके दूंगा, आपको लगेगा ये तो ईजी है, ये तो ईजी है, तो एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट है। तो इट्स बेटर खुद ट्राई करो। Writing over complete? Yes or no? Then write down the statement. When two different elements, साइंटिस्ट का नाम बताया था, क्या था? रिचर। स्टेटमेंट लिखो। When two different elements combined separately with fixed mass of third element, in bracket common element, third element in bracket common element, bracket close. The ratio in which they combine will be same or multiple ratio. They combine will be same or multiple ratio in which they combine with each other. स्टेटमेंट में देखो, उन्होंने लिखा हुआ है कि दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट ये हुआ, दूसरा एलिमेंट ये हुआ, इन दोनों ने थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया और थर्ड एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो थर्ड एलिमेंट का मास जो रहेगा वो दोनों में सेम है। तो इस सेम मास के साथ इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो इनका जो रेशो रहेगा वो सिंपल रेशो में रहेगा। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, बस स्टेटमेंट पढ़ लो। तीन एलिमेंट्स है, लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने कंपाउंड भी बना के दिए थे, यहाँ पे कंपाउंड बना के नहीं दिए थे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है? किसी भी दो एलिमेंट का रिएक्शन एक कॉमन एलिमेंट के साथ करो। मान लेते हैं इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? H है। तो पहले क्या करेंगे? सल्फर का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे, फिर क्या करेंगे? कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे और इसका मास फिक्स रखेंगे। या तो इसका मास 2 ग्राम रखो, या तो 4 ग्राम रखो, या तो 8 ग्राम रखो, या तो 10 ग्राम रखो। और ये चेक करो कि इसके फिक्स मास के साथ जितने ग्राम कार्बन ने रिएक्शन किया, जितने ग्राम सल्फर ने रिएक्शन किया, तो इन दोनों का जो रेशो रहेगा वो कैसा रहेगा? सिंपल या तो मल्टीपल रेशो में रहेगा। अब
इसमें कंपाउंड भी आप ही को बनाने हैं और चेक करना है कि ये इस लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एलिमेंट्स कितने हैं? कौन से? सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। एक ये भी बता दिया आपको कॉमन किसको लेना है। कॉमन कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको अभी यहाँ पे किसको लिया था हमने? हाइड्रोजन। सॉल्व करके देखो, आप कॉमन कोई भी ले सकते हो, 3 में से 1। दोनों में हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट रखते हैं। सल्फर का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे, क्या बनेगा? फिर कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे, इसको चेंज करके मैं H4C लिखता हूँ और ये बनेगा H2S। कार्बन कितना है इसमें? और सल्फर 32। इसमें कार्बन कितना है? और कार्बन 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये क्या बनेगा? 2:6। यहाँ पे कार्बन कितना है? यहाँ पे कितना है? तो इनका रेशियो क्या रहेगा? 6:32, 3:60। कॉमन लिया था, किसको कॉमन लिया था? बाद में किसको ले सकते हो? बाद में किसको ले सकते हो? ठीक है। कितने कंपाउंड मिल सकते हैं मैक्सिमम? 2 तो मिल गए, तीसरा कौन सा होगा? CS पक्का। CS4 पॉसिबल नहीं है, ऐसे पूछो जनरल नॉलेज। आपको कैसे पता CS2 नहीं रहेगा, CS3 नहीं रहेगा या CS1 नहीं रहेगा? आपने CS4 लिखा ना, CS3 क्यों नहीं लिखा? कार्बन की वैलेंसी 4 है। ओके। 4 हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? 1। ओके। इसमें सल्फर का 2 होगा, C का 4, तो 2 हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, यही आंसर सही है। कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, सल्फर जो रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाता है। अब बोलोगे कैसे? तो आपको कैसे पता? हमें भी बताओ, नेक्स्ट टाइम हमको भी काम पड़ेगा। सिंपल है, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ठीक है। कभी भी किसी का वैलेंस रट्टा नहीं मारना, समझना, क्योंकि एक बार समझ गए तो एलिमेंट कोई भी क्यों ना रहे आपको आंसर मिलेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? पहले सेल में कितने हैं? सेकंड सेल में। अब इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकंड सेल इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? तो वैलेंसी बन गया 4। वैलेंसी कितना बन गया? बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। समझ में आ गया? अब आते हैं सल्फर की तरफ। एटॉमिक नंबर कितना है? 16। फर्स्ट सेल में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। इनकम्प्लीट से कंप्लीट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? वो क्या इसका वैलेंसी 2। मतलब सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। सल्फर बॉन्ड बनाएगा 2, कार्बन बॉन्ड बनाएगा 4। तो कार्बन के नीचे लिखा है 4 और सल्फर के नीचे लिखा है 2।
इसको सिंपल कर सकते हो, इतना सिंपल रेशो पॉसिबल है और इतना ही रह सकता है। अरे अभी रेशो कितना है 4:2, उसको और सिंपल कर सकते हैं कितना पक्का वैलेंसी का सिंपल रेशो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कार्बन कितना रहेगा और सल्फर कितने रहेंगे 500 में CH2। जैसे कार्बन का वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, इसका और सिंपल कर सकते हैं, ये तो लिस्ट हुआ ना, तो अब क्या होगा कार्बन हाइड्रोजन और इसमें क्या बना था क्लियर है। तो ऐसे बनता है मॉलिक्यूल, ऐसे बनेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 6 लॉ पढ़ने थे टोटल, उसके हिसाब से 5, मेरे हिसाब से 6 में से 4 हो गए, एक इसी चैप्टर के एंड में होगा और जो लास्ट वाला रहेगा वो 1-2 चैप्टर के बाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम सुना है कभी? कितने लोगों ने नाम सुना है? हैंड रेज करो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम कितने लोगों ने सुना है? वो हैंड रेज करेंगे जिन्होंने नहीं सुना है। जिन लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम नहीं सुना है वो हैंड रेज करेंगे। हैंड स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने नहीं सुना है ठीक है हैंड करो। जिन्होंने सुना है कौन से क्लास में? 9th। सुनने वाले भी मतलब ऐसे कुछ लोग जिन्होंने सुना है पहले, कोई बात नहीं। लास्ट पेज निकालो अपनी कॉपी का, लास्ट पेज, लास्ट फर्स्ट नहीं लास्ट, और उस पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको जो भी कुछ याद आता है आप लिखने की कोशिश करो। 1 मिनट का समय आपके पास है, जस्ट टेकिंग, इतना रिकॉल कर रहे हो, नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। कितने टैलेंटेड हो ये चेक नहीं करना है, 2 साल हो गए, सिंपल सी बात है, भूल गए होंगे, जस्ट चेक कर रहे हैं कि कितना याद आ रहा है। जितना याद आ रहा है 1-2 लाइन में लिख दो बिना किसी के साथ डिस्कशन किए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रिलैक्स होना है, एक्टिंग नहीं करनी है। No need of that. इसलिए का मतलब बहुत साल पहले कोई मूवी देखा है तो उसकी स्टोरी पूरी आज तो ऐसे याद होती है, पहले पता ही अभी ये होने वाला है, वैसे ही बस। बाहुबली देखा है कितने साल पहले? अभी बोलो तो सीन याद होगा, हर एक सीन, घोड़ा यहाँ से आता है, ऊँट यहाँ से आता है, सही है ना? सही है गलत है? तो वहां से कूद गया था, फिर गाने में तो वो सीन मस्त था जिससे वो कबूतर आ रहा था, वो बराबर याद है उड़ते हुए ऐसे। लेकिन 2 साल पहले पढ़ा हुआ एटॉमिक थ्योरी नहीं याद आ रहा है, किसी को तो नाम भी याद नहीं है। ओके, जिन लोगों को 1 पॉइंट याद आया है, 1 पॉइंट, वो हैंड रेज करेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 की तो बात ही नहीं है, बचे हुए 0 वाले होंगे, सही है। चलो देखो फिर पॉइंट लिख के देखो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ, अब फ्लैशबैक में थोड़ा थोड़ा याद आएगा, हाँ ऐसा भी हमने कहीं देखा था। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल, इनविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम।
called atom. Second, atom is a fundamental particle of matter. Atom is a fundamental particle of matter. Third point, atom word is derived from a Greek word, ये atomio. कौन सा था ग्रीक वर्ड? atomio. means cannot be cut, मतलब जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एटम neither be created nor be destroyed by any chemical process. Atom neither be created nor be destroyed by any chemical reaction. Next point, all atoms of a given element, all atoms of a given element is identical in all respects, that is mass, shape, size, color, order मतलब smell. All atoms of a given element is identical in all respects. ठीक है? Next point, atoms of different elements are different. Atoms of different elements are different in nature. Atoms of different elements are different in nature. And last one, atom is the smallest particle which take part in chemical combination. Atom is the smallest particle which take part in chemical combination.